स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस फोर्थ पार्ट में। अगर तुम लोग मेरी वीडियो में नए हो तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ये हमारी एक ऐसी सीरीज़ है जहाँ पर हम बाबा साहब की संपूर्ण किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी मैंने इससे शुरुआत करी है वो मैं पहले ही अपने 3 पार्ट तैयार कर चुका हूँ। ये मेरा चौथा पार्ट है। अगर तुम लोगों ने वो 3 पार्ट नहीं देखे तो उन 3 पार्ट को ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं। जाति प्रथा के मूल का अध्ययन हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मतलब ये हमारे बाबा साहब कहते हैं कि वह कौन सा वर्ग है जिसने इस परिधि का सूत्रपात्र किया जो इसका चक्रव्यूह है। यह प्रश्न बहुत कौतूहलजनक है, परंतु यह बहुत प्रासंगिक है और इसका उत्तर उस रहस्य पर से पर्दा हटाएगा कि पूरे भारत में जाति प्रथा कैसे पनपी और दृढ़ होती गई। दुर्भाग्य से इस प्रश्न का सीधा उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं इसका परोक्ष उत्तर ही दे सकता हूँ। मैंने अभी कहा कि विचाराधीन हिंदू रीति रिवाज हिंदू समाज में प्रवाहित है। तथ्यों को यथार्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कथन को स्पष्ट किया जाए ताकि इसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला जा सके। यह प्रथा अपनी पूरी दृढ़ता के साथ केवल एक जाति अर्थात ब्राह्मणों में प्रचलित है, जो हिंदू समाज की संरचना में सर्वोच्च स्थान पर है। गैर ब्राह्मणों में जातियों ने इसका केवल अनुसरण किया है, जहां इसके पालन में ना तो अपनी दृढ़ता है और ना संपूर्णता। यह महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सम्मुख महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत कर सकता है। यदि गैर ब्राह्मण जातियों इस प्रथा का अनुसरण करती है, जैसा कि आसानी से देखा जा सकता है, तो यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि कौन सा वर्ग जाति व्यवस्था का जन्मदाता है। ब्राह्मणों ने क्या अपने लिए एक परिधि बनाई और जाति की संरचना कर ली, यह एक अलग प्रश्न है जिस पर किसी अन्य अवसर पर विचार किया जाएगा। परंतु इस रीति रिवाज पर कड़ाई से पालन और इस पुरोहित वर्ग द्वारा प्राचीन काल में इस प्रथा का कड़ाई से अमल यह प्रमाणित करता है कि वही वर्ग इस अप्राकृतिक संस्था का जन्मदाता था। उसने अप्राकृतिक साधनों से इसकी नींच डाली और इसे जिंदा रखा। अब मैं अपने लेखन के तीसरे भाग पर आता हूँ, जिसका संबंध पूरे भारत में जात पात के उद्गम और विस्तार से है। जिस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है वह यह है कि देश के अन्य गैर ब्राह्मण समुदायों में यह प्रथा कैसे फैली। इस उत्तर पर मेरा विचार है कि पूरे भारत में जातियों के प्रचलन से ज़्यादा पीड़ादायक इसके उद्भव का प्रश्न है। जैसा कि मैं समझता हूँ, इसका मुख्य कारण यह है कि इसका विस्तार और सूत्रपात 2 अलग अलग बातों से नहीं है। विद्वान इस बात पर सहमत है कि जाति प्रथा या तो भोले भाले समाज पर कानूनन गढ़ने वालों ने नैतिकता का मुल्लमा चढ़ाकर थोप दी, या फिर सामाजिक विकास की भक्त भारतीय जनता में किसी नियम के अधीन पनपती रही। पहले मैं भारत के विधि निर्माता के बारे में बताना चाहूँगा। हर देश में उसके विधि निर्माता होते हैं जो अवतार कहलाते हैं, ताकि आपातकाल में पापी समाज को सही दिशा दी जा सके। यही विधि निर्माता कानून और नैतिकता की परिस्थापना करते हैं। भारत के विधि निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वह एक ठेठ व्यक्ति रहा होगा। यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की, तो मैं कहता हूँ कि वह एक दुस्साहसी व्यक्ति था और जिस मानवता ने उसके विधान को शिरोधार्य किया वह वर्तमान काल की मानवता से भिन्न थी। यह अकल्पनीय है कि जाति विधान की संरचना की गई। यह कहना कोई अतिशयोक्ति न होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसातल में पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया। यदि वह क्रूर न होता जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता जो इसकी व्यवस्था में साफ झलकता है। मैं मनु के विषय में कठोर लगता हूँ, परंतु यह निश्चित है कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मनु ने जाति के विधान को निर्माण नहीं किया और ना वह ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पूर्व विद्यमान थी, वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसके मेरे एक दर्शन का रूप दिया, परंतु निश्चित रूप से हिंदू समाज का वर्तमान रूप जारी नहीं रह सकता। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया। जाति प्रथा का विस्तार और उसकी दृढ़ता इतनी विराट है कि यह एक ऐसा व्यक्ति या वर्ग की धूर्तता और बलबूते का काम नहीं हो सकता।
तर्क में यह सिद्धांत कि ब्राह्मणों ने जाति संरचना की, मैंने मनु के विषय में जो कहा कि मैं इससे अधिक और नहीं कह सकता, सिवाय ये कहने से वैचारिक दृष्टि से यह गलत और इरादत दुर्भावपूर्ण है। ब्राह्मण और कई बातों के लिए दोषी हो सकते हैं और मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि ये वे है, परंतु गैर ब्राह्मण अन्य जन समुदायों पर जाति प्रथा थोपना उनके बूते की बाहर की बात नहीं है। यहाँ मतलब समझ रहे हो, यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा ब्राह्मणों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। आगे बाबा साहब क्या कहते हैं, अपने इस तरह के दर्शन द्वारा हो सकता है उन्होंने अपने ही तरीके से इस प्रक्रिया को पनपने में सहायता की हो, परंतु अपनी क्षमता से वह अपनी योजना कार्यान्वित नहीं करा सकते थे। चाहे कोई भी कितना भी गौरवशाली हो, चाहे कोई कितना ही कठोर क्यों ना हो, अपने ढंग से समाज को चलाने में वह प्रशासित तो हो सकता है, किंतु यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चलता। मेरी आलोचना की तीव्रता अनावश्यक लग सकती है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह असत्य नहीं है। पुरातन पंथी हिंदुओं के मन में यह दृढ़ धारणा है कि हिंदू समाज किसी तरह जाति प्रथा की प्रणाली में डल गया और यह संस्था शास्त्रों ने बनाई। यह विश्वास केवल विद्वान ही नहीं बल्कि उसे इस आधार पर न्याय संगत भी ठहराया जाता है। यह स्थिति सुखद हो सकती है, किंतु यह शास्त्रों से जन्मी है और शास्त्र गलत नहीं हो सकते। मैंने इस प्रकृति की विसंगतियों की ओर इस आधार पर ही ध्यान नहीं दिलाया कि वैज्ञानिकता के नाम पर धार्मिक सामान्यताएं थोप दी गई। न ही मैं उन सुधारों को पक्षधर हूँ जो इनके विरुद्ध है। यह प्रथा उपदेशों से बड़ी है और न ही उपदेश इसे उखाड़ सकते हैं। मैं इस प्रकृति का निसरता बताना चाहता हूँ जिसने धार्मिक प्रतिबंधों को वैज्ञानिक कहकर ओढ़ रखा है। आगे बाबा साहब लिखते हैं, इस तरह व्यक्ति पूजा का सिद्धांत भारत में जाति प्रथा के प्रचलन के निराकरण में बहुत लाभदायक साबित नहीं होती। पश्चिमी विद्वानों ने संभवतः व्यक्ति पूजा को विशेष महत्व नहीं दिया, लेकिन उन्होंने दूसरी व्याख्याओं को आधार बना दिया। उनके अनुसार भारत में जिन मान्यताओं ने जाति प्रथा को जन्म दिया वे कुछ इस तरीके से: पहला, व्यवसाय; दूसरा, विभिन्न कबायली संगठनों का प्रचालन; तीसरा, नई धाराओं का जन्म; चौथा, संकर जातियां; और पांचवा, आवर्जन। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या वे मान्यताएं अन्य समाज में मौजूद नहीं है और क्या भारत में ही उनका विशिष्ट रूप विद्यमान है? यदि वे भारत की विशेषताएं नहीं हैं और पूरे विश्व में एक समान है, तो उन्होंने भूमंडल के किसी अन्य भाग में जातियां क्यों नहीं गढ़ ली? क्या इसका कारण यह है कि वह देश वेदों की इस भूमि की अपेक्षा अधिक पवित्र है या विद्वान गलती पर है? मैं सोचता हूँ बाद की बात ही सही है। बाद की बात यानी कि विद्वान गलती पर है। ठीक है। अब आगे बाबा साहब लिखते हैं, अनेक लेखकों ने किसी न किसी मान्यता के आधार पर अपनी अपनी विचारधारा के समर्थन में उच्च सैद्धांतिकी मूल्यों के दावे किए हैं। कोई विविधता प्रकट करते हुए कहता है कि गहराई में देखने पर प्रकट होता है कि ये सिद्धांत उदाहरण के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैथ्यू आर्नोल्ड का कहना है कि इसमें महानता का कुछ सार न होते हुए भी महान नाम जुड़े हुए हैं। सर डैनियल इब्सन, नेस्फील्ड सेनार और सर एच रिजले के सिद्धांत यही है। मोटे तौर पर इनकी आलोचना में यह कहा जा सकता है कि यह एक लीक पीटने का प्रयत्न है। नेस्फील्ड उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ केवल कार्य ही वह आधार था जिस पर भारत की जातियों की पूर्ण प्रथा का निर्माण हुआ, लेकिन उन्हें यह बताना होगा कि वह इस कथन में हमारी जानकारी में कोई इजाफा नहीं करते, जिसका सार यही है कि भारत में जातियों का आधार व्यवसाय मात्र है और हम स्वयं एक लच्चर दलील हैं। हमें नेस्फील्ड महोदय ने इस सवाल का जवाब चाहिए कि यह कैसे हुआ कि विद्वान व्यवसायी वर्ग विभिन्न जातियां बन गई। मैं अन्य नरजाति विज्ञानों के सिद्धांतों पर विचार करने के लिए सहर्ष प्रसन्न होता यदि यह सही ना होता कि नेस्फील्ड का सिद्धांत एक अजीब सिद्धांत है। यहाँ पर बाबा साहब इन सभी के सिद्धांत को एक अजीब तरीके से बता रहे हैं। ठीक है। आगे बाबा साहब लिखते हैं, मैं इन सिद्धांतों की आलोचना जारी रखते हुए इस विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा कि जिन सिद्धांतों ने जाति प्रथा को विभिन्न जानकारी नियमों के पालन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बताया, जैसा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विकास के सिद्धांत में व्याख्या की है और इसे स्वाभाविक बताया तथा इसे जैविक संरचना भेद कहकर लच्चर पुरातन पंथी शब्द जाल की धारणाओं को पुष्ट किया है, या सुजनन विज्ञानों के आदि प्रयत्नों का समर्थन किया है, जिससे उसके सनक का आभास विदित होता है कि जाति प्रथा अवश्य भावी है या विधि सम्मत है। यह जानकर निरीह वर्गों पर संजय होगा कि इन नियमों को आरोपित किया गया है। अब मैं पेज नंबर 18 पे ये बात खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई और तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं
अगले पार्ट में पेज नंबर 19 से।